नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गायत्री गहलोत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए बीएड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, सेकंड पेपर भारतीय शासन और राजनीति, यूनिट 4, जिसका सेकंड सब पॉइंट है राज्यपाल एवं उसकी शक्तियाँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। राज्य की कार्यपालिका में एक राज्यपाल और मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविकता प्रदान होती है। अब आते हैं हम राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति संघ के कार्यपालिका प्रधान यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना काम करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, यानी राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का। लेकिन राज्यपाल क्या है, अपने उत्तराधिकार के पद ग्रहण करने पर अपने पद पर बना रहेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि मनोनीत राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं। राज्यपाल के संबंध में संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति ने यह सुझाव दिया कि राज्यपाल का सर्वसाधारण जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका चुनाव किया जाना चाहिए। यह जो क्या कहते हैं उसको सुझाव उनकी धारणा के अनुकूल था कि प्रत्येक राज्य को संघ की इकाई होने के नाते उचित स्वायत्तता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद राज्यपाल पद के संबंध में 2 अन्य सुझाव दिए गए। नंबर 1, जिसमें राज्य विधानमंडल के निम्न सदन या दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राज्यपाल का निर्वाचन किया जाना चाहिए। नंबर 2, संविधान सभा ने राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के चुनाव की नियुक्ति की पद्धति को अपनाया। एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल को अपनाने के निम्न कारण थे। नंबर 1, संविधान में संघ और राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था और एक निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन व्यवस्था परस्पर मेल नहीं खाते। निर्वाचित प्रधान वास्तविक शक्तियाँ ग्रहण करके प्रधान होने पर राज्यपाल और मंत्रिमंडल में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल भी जनता का प्रतिनिधि होता है। नंबर 2, राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन आम चुनाव के समय नेतृत्व की कठिन समस्या पैदा कर देगा। चुनाव के संबंध प्रत्येक राजनीतिक दल का राज्य के एक नेता का होना आवश्यक है। यह नेता कौन होगा, राज्यपाल या उसका उम्मीदवार हो, या बिल्कुल राज्यपाल या मुख्यमंत्री। राज्यपाल नेता नहीं हो सकता क्योंकि वास्तविक सत्ताधारी मुख्यमंत्री है। राज्यपाल मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, यह बिल्कुल ही अनुचित है। अब है, यदि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित न होकर विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो तो मंत्रिमंडल द्वारा राज्यपाल के परस्पर स्पर्धा उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाती है। प्रारंभ में संविधान निर्माता एक कमज़ोर केंद्रीय सरकार और शक्तिशाली राज्यों के पक्ष में थे और उस समय यह सोचा गया था कि राज्यपाल के निर्वाचन में राज्य की जनता को या राज्य के विधान मंडल को शक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन भारत में विभाजन और देश की सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अपने विचार बदले और उन्होंने सोचा कि केंद्रीय सरकार को पर्याप्त शक्तिशाली बनने पर देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा संभव हो सकती है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्तुत सूची में राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करे, लेकिन इसके आधार पर
उसे अस्वीकार कर दिया गया नामों को चुनने में विधानमंडल गुटबंदी के आधार पर कार्य करेगा और इस प्रकार से पद प्राप्त करने वाला राज्यपाल राज्य के सभी राजनीतिक वर्गों में सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट है, राज्य की राजनीतिक स्थिति में राज्यपाल की भूमिका एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष एवं निर्णायक की है। यदि राज्यपाल को जनता या विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है तो संभावना इस बात की है कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होता है और इस बात की बहुत अधिक आशंका थी कि ऐसा राज्यपाल खुद भी दलबंदी और गुटबंदी का शिकार हो जाता है। अतः यह सही रूप में देखा जाए तो हम ये सोचते हैं कि एक निर्वाचित प्रधान की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल का एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मध्यस्थ एवं निर्णायक की भूमिका अच्छी तरीके से निभा सकता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कनाडा के संविधान का अनुसरण किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा होती है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा भारतीय संविधान सभा में कि समरूपता की प्राप्ति के लिए अच्छे कार्य संचालन के लिए राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच स्वस्थ संबंधों की स्थापना के लिए यही अच्छा है कि हम कनाडा के संविधान के अनुरूप ही अपने भारतीय संविधान में व्यवस्था करें। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में इस पद्धति की आलोचना भी की गई। इस आलोचना के दो आधार हैं। नंबर 1, संविधान के अंतर्गत जिस समय यह व्यवस्था की गई उस समय यह सोचा गया कि राज्यपाल प्रमुख रूप से अपने राज्य के संवैधानिक प्रधान और गौण रूप में राज्य में संघीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, किंतु व्यवहार और वह राज्यपाल ने संघीय सरकार के अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में ही अधिक कार्य किया है। अब अपन अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लेंगे, राज्यपाल की योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने का पात्र यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्ति होने का पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक नहीं हो, यानी उसकी सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, वह 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। अनुच्छेद 158 में राज्य के राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों का उल्लेख है जो इस प्रकार है। नंबर 1, राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है उस दिन से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो गया। नंबर 2, राज्यपाल अन्य कोई लाभ के पद पर धारण नहीं होगा। नंबर 3, राज्यपाल को निःशुल्क निवास स्थान मिलेगा। उससे ये सब वेतन, भत्ते, उपलब्धियां तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। उसके वेतन और भत्तों में कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। यानी अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल को शपथ लेनी होती है और यह शपथ राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है, जिसमें राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश के सामने यह शपथ लेता है कि राज्यपाल पद का कार्यकाल श्रद्धापूर्वक करेगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान तथा विधि का परीक्षण, विधि का संरक्षण तथा उसकी प्रतिरक्षण करेगा। राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में वह लगा रहेगा। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो बच्चों, अपन ने पढ़ा राज्यपाल उसकी नियुक्ति कौन करता है और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किस तरीके की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अब योग्यताओं के बाद में उसका पद ग्रहण करने के लिए शपथ किसके सामने लेता है,
ये चीज़ अपन ने पढ़ी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यताओं में वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर दो डबल लाभ के अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं हो। और तीसरा जो है वह शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी शपथ ग्रहण करता है, जिसमें देश का संविधान का परीक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करने की वह शपथ लेता है और अपना कार्य श्रद्धापूर्वक अपनी योग्यता के अनुसार पूरा करने की शपथ लेता है। अब हम आते हैं राज्यपाल की शक्तियों पर। राज्यपाल की शक्तियाँ यानी संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो राष्ट्रपति की केंद्र में है, अतः दोनों की शक्तियों में कुछ को छोड़कर बहुत ही समानता है। डॉक्टर बसु ने अपने शब्दों में कहा कि राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिज्ञ, सैनिक तथा संकट काल के अधिकारों को छोड़कर। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियों में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियाँ है वह राज्य सूची में उल्लेखित विषयों से संबंधित है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, संघ सूची उसमें जो 97 विषय है उस पर कानून तथा विधि बनाने का अधिकार केंद्र को है। राज्य सूची के 66 विषय है उस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन जो समवर्ती सूची जिसमें अन्य महत्वपूर्ण जो विषय है 47, उस पर केंद्र तथा राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। और यह कानून जब किसी अवरोध का कोई मामला हो तो वह केंद्र का जो कानून है वह उसको मान्य घोषित किया जाएगा। राज्य सरकार के संबंध में राज्यपाल नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है। मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से वह अवगत कराए और मुख्यमंत्री को किसी भी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष विचार रखने के लिए वह कह सकता है। कौन? राज्यपाल। अब राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के बाद में सेकंड हम लेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की व्यवस्था का एक अविभाज्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है और उसे स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। आम चुनाव के बाद में विधानमंडल की पहली बैठक वह 1 या 2 सदनों के किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में दोबारा लौटा भी सकता है। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की बैठक के बीच में बैठक के बीच की जो अवधि होती है उस अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है और उन अध्यादेशों का वही बल या वही प्रभाव होता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक क्रियान्वित रहता है। यदि 6 सप्ताह से पहले विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसी स्थिति में यह प्रतिबंध है। वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिस प्रकार का विधेयक विधानसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा विचार होना आवश्यक समझता
यदि विधानमंडल का उसी प्रकार का कानून राष्ट्रपति द्वारा विचार करने के लिए रोका जाता और राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर वह अमान्य समझा जाता है। अब अपन नेक्स्ट आएंगे राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है। यह राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करता है। उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा वह इस निधि से किसी भी प्रकार के व्यय की अनुमति नहीं दे सकता। अब आती है नेक्स्ट राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल के न्यायिक शक्तियों में मैं आपको बताऊंगी कि संविधान के अनुच्छेद 161 यानी 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है या उसको बदल भी सकता है या लास्ट में आपको ये कहूँगी कि राज्यपाल उसे क्षमा भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में यानी 2006 ईस्वी में अपने एक निर्णय जो आंध्र प्रदेश के सत्तारूढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता गुरु वेंकट रेड्डी को क्षमादान करने का मामला था, उसमें राज्यपाल द्वारा क्षमादान के अधिकार का प्रयोग बिना किसी पक्षपात के किया जाना चाहिए तथा क्षमादान याचिका स्वीकार किए जाने के कारण यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्पष्टतया न्यायालय इस बात की समीक्षा कर सकता है कि राज्यपाल ने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग उचित रूप से किया अथवा नहीं। अब इन तीन शक्तियों के बाद में विविध शक्तियाँ जो राज्यपाल के अंतर्गत जो अनेक दूसरी शक्तियाँ आती है वह है नंबर 1 वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन तथा राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है जो विधानमंडल के समक्ष रखता है। नंबर 2 अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक यंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संकट काल की स्थिति में राज्य के अंदर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में वह कार्य करता है। दूसरा है संविधान के द्वारा किन्हीं राज्य के राज्यपालों को विशेष कार्यों के संबंध में स्वविवेकीय शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। जैसे असम का राज्यपाल असम की सरकार और इसके आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों से होने वाले आय के विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों तथा स्वविवेक के अधिकारों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अभी हमने पढ़ा राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। हमने पढ़ी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ तथा राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के बाद में हमने राज्यपाल की जो अन्य शक्तियाँ पढ़ी जिसमें विशेष जैसे मैंने बताया कि राज्यपाल अपने राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू करता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने पढ़ा राज्यपाल राज्यपाल जो राज्य की वैधानिक प्रधान होता है। सेकंड हमने पढ़ा था मनोनीत राज्यपाल जो निर्वाचित क्यों नहीं। तीसरा हमने पढ़ा राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल की इन तीनों शक्तियों के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपना राज्यपाल की स्थिति या उसकी भूमिका यानी द पोजीशन और रोल ऑफ द गवर्नर। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और घर बैठे शिक्षा का आनंद प्राप्त करें।
और आप इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और पास में लाल घंटी का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का ही तीसरा सब पॉइंट, राज्यपाल की स्थिति या उसकी भूमिका। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।